नमस्कार सभी का। आप सभी को एक बार फिर स्वागत करते हैं इरिगेशन की क्लास 2.4 यूनिट 2 यानी वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। पिछले कुछ लेक्चर में हम लोगों ने वाटर जल के बारे में हम लोगों ने देखा था। 3 प्रकार से होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि मृदा जल कितने प्रकार से 3 प्रकार से है। एक आर्द्रता ग्राही था हमारा जो हम लोगों ने देखा था कि जब हम मान लीजिए मृदा को सुखा देते हैं या सूखी मृदा होती है तो कुछ क्या कहते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्पों के द्वारा जो है वो मृदा क्या कहते हैं पानी को एब्जॉर्ब करती थी, जिससे जो है क्या कहते हैं पानी को एब्जॉर्ब करके वो उसको नम कर देती थी। तो ये भी एक मृदा जल के नाम वो उसमें रूप में आता था। फिर आता था कोशिकीय जल, जो जड़ों मृदा के वाइड्स में हम लोगों ने बताया था जो जड़ों के आसपास मृदा होगी वो वाइड्स में जो है पानी जो है उसमें ग्रहण कर लेगा और वो मृदा में जल के रूप में वो रहेगा। फिर धीरे धीरे फसलों को सींचने के लिए वो देते रहेंगे। एक फिर गुरुत्व जल हम लोगों ने पढ़ा था जो मृदा में रहता है, जो अपने आप ऑटोमेटिक बहता हुआ गुरुत्व बल के कारण चला जाता है। तो मृदा जल के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब आते हैं एक हेडिंग आती है बच्चों, स्थायी मल्यांक। स्थायी मल्यांक बच्चों, स्थायी मल्यांक जो है हमारा मल्यांक है। स्थायी मल्यांक। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल टर्म्स है हमारा। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। आइए समझते हैं इस चीज़ों को। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि पौधों की जो जड़ होती है ना, अगर आप मान लीजिए खेतों को भर दें एकदम पूरी तरह से, तो खेत की जो क्षमता होगी ना उसके हिसाब से पौधे की जो जड़ होगी वो पानी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद जब मृदा जो है क्या कहते हैं, जो मृदा में जो जल उपस्थित होता है, इससे पहले हमने आपको देखा तो बताया था 3 प्रकार से मृदा में जल होते हैं। तो मृदा की जो जल है ना, अगर वो फसलों को पानी देना बंद कर दे तो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि पौधा जो है मुरझुराने लगेगा और या फसल जो है सूख जाएगी आपकी। तो जब ऐसे कंडीशन आएगा, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमारा कोई भी पौधा लगा है, ये मान लीजिए कोई पौधा आपने लगाया, यहाँ पे मिट्टी है। अब मिट्टी इसमें आपने पानी दिया, आप यहाँ चारों तरफ से पानी आपने दिया, तो ये पानी जो है एब्जॉर्ब करके मृदा अपने अंदर ले लेगी और फिर ज़रूरत पड़ने पे मृदा जो है इसकी जड़ों को पानी देती रहेगी। लेकिन एक ऐसा समय आएगा बच्चों कि ये पानी देना बंद कर देगा, ये मिट्टी जो है पानी देना बंद कर देगा, जिससे क्या होगा, पौधा मुरझुराने लगेगा या मर जाएगा। क्या करने लगेगा, मुरझुराने लगेगा या मर जाएगा। पौधा। तो ये जब मर जाएगा तो भी हमारे इस मृदा में भी एक वाटर इसमें से अवशेष रह जाता है। रहता है मृदा में जल, लेकिन ये मृदा में जल ये इसके जड़ में, पौधे के जड़ में ये पानी नहीं दे पाता, जिससे कि पौधा जो है सूख जाता है। लेकिन मृदा में जल उपस्थित रहता है। ऐसे जलांश को ही क्या बोलते हैं, ऐसे जलांश को ही क्या बोलेंगे, स्थायी मल्यांक, जिससे हमारा जो है क्या कहते हैं, जड़ उसमें मिट्टी में जल होने के बावजूद हमारा पौधा सूख भी गया, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि मिट्टी जो है पौधे को देना बंद कर देगी। तो बच्चों ये हमारा रहा स्थायी मल्यांक। अब आते हैं मेन हेडिंग है हमारा फसलों की अनुकूलतम जल मांग। एक हेडिंग है फसलों की अनुकूलतम जल मांग, जो इसी पे आधारित है। ऑप्टिमम
वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप। फसलों की अनुकूलतम ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्टार मार्क बना लीजिएगा, आ सकता है। अनुकूलतम मांग, या इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं ऑप्टिकल वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा ऑफ क्रॉप। तो बच्चों ये क्या है फसलों के अनुकूलतम जल जो है हमारा, आइए देखते हैं। फसल क्या होता है, एक निश्चित समय पे जो है फसलों को वृद्धि के लिए एक निश्चित समय पे पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों हम लोग जब भी पानी, मान लीजिए कि हम लोग उसके स्थायी मूल्यांक जो है, स्थायी मूल्यांक से हम लोगों ने कम पानी दे दिया तो क्या होगा, पौधा तो भी मुरझुरा जाएगा। या ज़्यादा दे दिया, क्योंकि मृदा में वायु का रहना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो अपना जो है भोजन के रूप में, अपना पौधे की वृद्धि के रूप में वो बढ़ता चला जाता है पौधा। तो वायु भी रहना बहुत ज़रूरी है और जल भी रहना। ऐसा नहीं आप खेत में पूरा पानी ही भर दें। अब पानी पूरा भर दिए तो क्या होगा, वायु उसमें मृदा में रह पाएगी? नहीं रहेगी। पानी ही पानी हो जाएगा तो वायु रहेगा नहीं, जिसके कारण भी हमारा पौधा क्या होगा, मुरझुरा जाएगा। कम देंगे, उसका स्थायी मूल्यांक ज़्यादा हो जाएगा तो भी क्या होगा, पौधा मुरझुरा जाएगा। लेकिन हम लोगों को एक ऐसी फसल के अनुकूलतम एक ऐसे पानी जो हम देंगे, ऐसे ही जल को हम लोग क्या बोलेंगे, फसलों की अनुकूलतम मांग, जिससे वो वृद्धि होकर बढ़िया से फल अपना देना शुरू कर दे। तो बच्चों यही है फसलों की अनुकूलतम जल मांग। अनुकूलतम जल मांग यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, अनुकूलतम जल मांग। तो हमारा बच्चों ये हो गया हमारा जो है फसलों के अनुकूलतम जल मांग। अब आते हैं हम लोग सॉइल के बारे में बात करते हैं। कुछ सॉइल मृदा कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। आप लोगों को इसके बारे में आप लोग, तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक वाटर रिक्वायरमेंट्स जो है, ऑप्टिकल वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स देखा। अनुकूलतम जल मांग जो है फसलों के लिए वो देखा हम लोगों ने, कि फसलों में एक ऐसे पानी देना पड़ता है कि ना सूखने पाए, वो ना ज़्यादा हो पाए पानी, ना कम हो पाए, जिससे हमारी फसल क्या है, सूखने ना पाए। तो वो हम लोग जो है देखे कि पिछले मतलब पिछले अभी आपको जस्ट जो आपको हेडिंग हमने बताया, तो ये बच्चों आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर से ज़रूर आप इसको याद करिएगा, नोट्स में भी बनाते चलिएगा। और क्योंकि आप लोगों का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, ये सुनाई दे रहा है, तो आप लोग जो है जो बताया जाए वो आप लिख लीजिए। बाकी जो ना समझ में आए तो हमको मैसेज के थ्रू आप भेज सकते हैं। अब आते हैं मृदा का वर्गीकरण, क्योंकि हम लोग मृदा जल पढ़ लिए, अब मृदा के बारे में भी तो थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हेडिंग एक डालेंगे आप, मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण बच्चों 3 प्रकार से हम लोग करते हैं। मृदा के कणों की साइज, मृदा के कणों की साइज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बता दिया था। साइज के आधार पर, मृदा के रचना के आधार पर, मृदा के रचना के आधार पर, मृदा के आयु के आधार पर, तो हमारा बच्चों ये जो है हम लोगों ने मृदा का 3 वर्गीकरण देख लिए हैं कि हेडिंग में हम लोग आपको लिख दिए हैं बोर्ड पे, आप लोग जो है लिखते चलिएगा भी। तो हम पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि मृदा का जो है साइज कितने कितने होता है। तो हमने आपको बताया था
कि जो सबसे महीन हमारा पार्टिकल्स होता है वो उसको कहलाते हैं मृतिका। मृतिका, मृतिका इसको क्ले बोलते हैं, एल्यूमिना भी बोल सकते हैं आप इसको। तो क्ले जो है हमारा ये होता है 0.0002 mm से लेके 2 mm से लेके 0.002 mm तक इसकी साइज होती है। अगर इन दोनों की साइज़ के बीच में रहेगा तो हम लोग क्या कहलाएंगे? मृतिका। आप देखे होंगे मृतिका, एक चिकनी मिट्टी जिसको आप बोलते हैं, चिकनी मिट्टी देखे ही होंगे, तो ये वही है मृतिका हमारा। और उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल्स आ जाता है, सिल्ट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्ट। ये बच्चों बहुत टेक्निकल टर्म्स है, आगे आपका नेक्स्ट जो है ईयर में आपको सॉयल मैकेनिक्स एक नया सब्जेक्ट ही मिलेगा जो पूरे मृदा के ऊपर बना हुआ ही है। तो सिल्ट बच्चों हमारा 0.002 mm से लेकर 0.065 mm तक हमारी साइज़ की सिल्ट होती है। ये सिल्ट जो है चिकनी मिट्टी से थोड़ा बड़े पार्टिकल्स इसके होते हैं। अब आते हैं सैंड यानी बालू, जो हम आप घर में घर बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सैंड कितने प्रकार से भी आती है, क्योंकि हम गंगा जी के में चले जाइए तो आप सफ़ेद बालू पाएंगे जिसके पार्टिकल्स महीन होते हैं, तो वो भी बालू के रूप में आते हैं। तो ऐसा नहीं आप जो बालू आप देखें वही एक बालू है, बालू कई प्रकार से भी आते हैं। तो बालू के जो साइज़ होते हैं 0.065 mm से लेके 4 mm तक जो भी होता है वो सैंड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सैंड कहलाता है। तो ये हमारा जो है क्या है, इसके कणों के साइज़ के आधार पर हम लोगों जो है पढ़ा। अब बच्चों हम लोग इसको मृदा की रचना के आधार पर देखेंगे कि कौन कौन से होंगे, फिर उसके बाद आयु के आधार पर देखेंगे। तो बच्चों हम लोगों को वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, अपलोड करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। आप लोग जो है घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।